नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ अलग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी नाम सुनते ही ऐसे लगता है कि आयुर्वेद में इसके बारे में क्या सोचना है और आयुर्वेद में कहाँ पर इसका वर्णन आया है। वैसे तो आयुर्वेद में कहीं पर भी डायरेक्टली एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कुछ सिमिलर वर्ड्स के रूप में नहीं बताया है, बट आज मैंने थोड़ा सा यहाँ पर प्रयास किया है कि हम लोग इसको आयुर्वेद के साथ किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। और मुझे काफी अच्छा लगा और काफी खुशी हो रही है, मैं इसको यहाँ पर इस विषय को प्रस्तुत कर रही हूँ। तो मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग इतना अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। एक केस हिस्ट्री मेरे पास थी, एक केस प्रेजेंटेशन था जिसको मैंने ऑलरेडी मतलब देखा था कि किस प्रकार से उसको ट्रीटमेंट हमने की थी। तो मतलब एज अ ऑब्जर्वेशन उस केस को मुझे अभी भी याद है, बहुत साल हो गए इस केस को, बट स्टिल मुझे याद है। उस केस के बारे में भी मैं बताऊंगी किस प्रकार से वहां पर मॉड्यूल हमने दिया था। तो आज हम लोग बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है। जब एक इम्प्लांट होता है फैलोपियन ट्यूब में, यानी ectopic pregnancy may be defined as the pregnancy which is implanted rather than the uterus. यूटेरस को छोड़कर, गर्भाशय को छोड़कर अन्य किसी भी जगह, यानी फैलोपियन ट्यूब के किसी भी स्ट्रक्चर में, नलिका में, कहाँ पर भी अगर गर्भस्थापना होती है तो उसको हम लोग ये ट्यूब प्रेगनेंसी या ये कह सकते हैं। इस प्रकार से ट्यूबल प्रेगनेंसी के नाम से इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इस ट्यूबल प्रेगनेंसी को आयुर्वेद में किस प्रकार से समझे और इसकी ट्रीटमेंट, जैसे पिछले ही सत्र में परसों ही हमने देखा था कि ट्यूबल ब्लॉकेज को आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में कैसे देख सकते हैं। और जैसे आपने, रचना जी, मुझे याद है आपने पूछा था ना कि फिमरियल एज या फिमरियल एंड पे भी कई बारी ब्लॉकेज होता है, इसके कारण भी इनफर्टिलिटी होती है, तो इसमें कौन से तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुमारी तेल उस दिन भी मैंने बताया था। और दूसरा एक है यवक्षार तेल का एक रिसर्च भी उसके ऊपर हुआ था। इसका उपयोग कर भी हम फिमरियल एज का जो भी ब्लॉकेज है वो हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं आज थोड़ा सा इसमें मैं किस प्रकार से ये क्या होता है एक्चुअली, ट्यूबल प्रेगनेंसी क्यों होती है जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा गया, इसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एज फैक्टर। एज के चलते एट द एज ऑफ 35 और 35 अराउंड के महिलाओं में एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बहुत ज्यादा संभावना होती है। जैसे हमने कई बार चर्चा की है कि आज शादी का ही एज बढ़ गया है, यानी महिलाएं या पुरुष दोनों भी काफी शिक्षित होने के बाद, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ही शादी करते हैं। तो कई बारी मतलब जो भी इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं उनमें एल्डरली एज वाले ज्यादा महिलाएं होती है जो अबाउ 30 होती है, क्योंकि पढ़ाई करते करते 27-28 की उम्र हो जाती है उसके बाद। सो ये भी एक कारण है एज रिलेटेड। अभी फिर इस एज में आते हैं तो निश्चित रूप से सभी कुछ शिक्षा या फिर लाइफस्टाइल या बहुत सारे कारण, मुझे लगता है हमने इसके बारे में बहुत बार मतलब चर्चा की है, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगी। तो इन सभी कारणों के चलते हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि जो नॉर्मल होता है, सब कुछ नॉर्मल है, बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है। कई सारे कारण है, सिंपल ट्रीटमेंट फलद्रुत या हम लोग थोड़ा सा भी शुद्धि करा देते हैं विरेचन, अनुलोमन, वातदोष का, तो भी रिजल्ट अच्छे से आ जाते हैं। बट इस प्रकार से फिर आईवीएफ वगैरह कराते हैं, कई बार कुछ अलग अलग प्रकार की भी ट्रीटमेंट करती है। तो इसके चलते भी, तो ये एक कारण है, एज एक बड़ा फैक्टर है। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी सर्जरी करवाती है तो इसके कारण भी आपकी ट्यूबल पेटेंसी या आपका जो ट्यूब का कैपेसिटी है वो भी कम होता है। इसके कम होने के कारण भी ट्यूबल प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। और एक बड़ा मेजर कारण है ट्यूबल प्रेगनेंसी का, हम आगे इसके बारे में सविस्तर बात करेंगे, अपान वायु, अपान विकृति के कारण ये ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में। और दूसरा बड़ा फैक्टर होता है कि जैसे कल आपने ही पूछा था रचना जी की एक मतलब पहली ट्यूबल प्रेगनेंसी है तो इसको हम लोग अवॉइड कैसे करें। देर इज नो सच एज एनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेद और मॉडर्न और एनी साइंस की पहली एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो दूसरी नहीं होगी, ऐसे ट्रीटमेंट कोई नहीं है। बट इसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, वी कैन डील विथ, हम लोग इसको
ट्रीट कर सकते हैं कि दूसरी प्रेगनेंसी एक्टोपिक ना हो, बट देयर आर 20% चांसेस, ऑलरेडी चांसेस होते ही है। आपकी पहली प्रेगनेंसी एक्टोपिक है तो दूसरी होने की संभावना बढ़ ही जाती है, इसमें कोई दुमत नहीं है, ये तो होना ही है। बट इसको कैसे अवॉइड करें, इसको थोड़ा गैप देकर हम लोग प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, जैसे आपने पूछा था। तो इसमें फिर से एक बार वही हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स, आप चरक का शारीर स्थान पढ़िए, जहां पर उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से शरीर भाव, आत्मज भाव और गर्भधारणा, किस प्रकार से आत्मा गर्भ में प्रवेशित होती है, इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। उसी कुछ रेफरेंस के साथ यहाँ पर मैंने इसको जोड़ा है, और इस प्रकार से एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है और उसके क्या कारण है। तो एज एक इसका बड़ा कारण है। दूसरा इसका कारण है जो मैंने अभी बताया कि पहली प्रेगनेंसी अगर एक्टोपिक होती है तो। अभी इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्टोपिक यानी किस प्रकार से, क्यों होता है, गर्भस्थापना गर्भाशय में ना होकर ट्यूब्स में क्यों होती है, इसका थोड़ा सा डिटेल में विचार करते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको एनाटॉमी और थोड़ी सी फिजियोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी, इसके सिवा तो बात बने ही नहीं। तो देखिए, जैसे कि अभी मैंने बताया, व्हेन द एग इज इम्प्लांटेड इन द फैलोपियन ट्यूब, the hair-like cilia located on the internal surface of the fallopian tubes carry the fertilized egg to the uterus। तो ये इसका ये होता है, ठीक है। अभी जो फैलोपियन सिलिया है, ये साइज में श्रिंक होना या इसका जो मोटिलिटी है ये रिड्यूस होना, ये मेन कॉज है इस प्रकार की ट्यूबल प्रेगनेंसी का। तो ये क्यों रिड्यूस होता है, व्हाई देयर इज अ फैलोपियन सिलिया रिड्यूसेस, बिकॉज इसी की मोटिलिटी के चलते ही फर्टिलाइज्ड एग जो है ये यूट्रस की तरफ लिया जाता है। बट अभी यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये सिलिया क्या है और ये सिलिया क्यों हार्म होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण है एनी टाइप ऑफ इंफेक्शन। अभी जिसमें मैंने यहाँ पर इस इमेज में शो किया है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी किस प्रकार से है, और यहाँ पे देखिए दूसरे इमेज में एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ट्यूब में किस प्रकार से गर्भस्थापना होती है। तो सबसे बड़ा कारण है एनी टाइप ऑफ इंफेक्शन, पीआईडी मुख्य कारण है, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस के चलते स्कार बनती है, और ये स्कार जो टिश्यू में या ट्यूब में होती है। पर बाकी ये जाएगा, आप आते टाइम ना, मुझे लगा कि आपको आने के लिए आप अपने कपड़े वो वाले कर लीजिए जिसपे दाग ना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बड़ा कारण है कि ये स्कार या टिश्यू होता है जो कि डैमेज करता है इस सिलिया को। पीआईडी या एनी टाइप ऑफ इंफेक्शन, आप पीसीओडी लीजिए, पीसीओएस लीजिए, कोई एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो भी है, गनोरिया है, जो भी है जिसके कारण इंफेक्शन कोई भी होता है, इसके चलते भी ये सिलिया डैमेज होता है। इस सिलिया की कैपेसिटी, उसकी मूवमेंट मर्यादित हो जाती है, जिसके चलते भी वो एग को आगे नहीं ले जा पाता है, ठीक है। दूसरा कारण है हाइड्रोसाल्पिनिक्स। मुझे लगता है हाइड्रोसाल्पिनिक्स एक मतलब बहुत कॉमन कंडीशन है जहां पर भी फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। हाइड्रो मींस वाटर, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द ट्यूब, सो द इंफेक्शन, एंड दिस इज ड्यू टू पीसीओडी। तो जैसे मैंने हमेशा बताया कि पीसीओडी इज लाइक अ पैंडेमिक इन गायनेकोलॉजी, बड़ी समस्या है आजकल की। तो ये हाइड्रोसाल्पिनिक्स, ये भी एक प्रकार का वही अकुमुलेशन। अभी ये अकुमुलेशन को किस प्रकार से देखेंगे, ये भी हम लोग सोचेंगे कि इसमें हम लोग कफदोष को ले सकते हैं कि अकुमुलेशन कफदोष के चलते है क्या, एनी टाइप ऑफ इंफेक्शन, हाइड्रोसाल्पिनिक्स, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है स्मोक और टोबैको। अभी स्मोक का टोबैको का क्या रिलेशन है, हम लोग पढ़ते हैं बताते हैं, बट एग्जैक्ट रिलेशन क्या है। दिस स्मोक, जैसे कि हमने देखा कि स्मोक के जो फ्यूम्स होते हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सिलिया को भी प्रभावित करते हैं, और इसीलिए उसकी मूवमेंट वहां पर भी कम होती है, जिसके चलते कारण आगे बहुत सारे न्यूमोनाइटिस हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, कैंसर है, अनेक प्रकार के हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये स्मोक का जो फ्यूम है ये इस हमारे ट्यूबल सिलिया को भी कील करता है, एंड ये ट्यूबल सिलिया को कील करने से एग जो है प्रॉपर यूटेरस तक पहुंच ही नहीं पाता है। जब ये एग पहुंच ही नहीं पाता है यूटेरस तक, तो कैसे वहां पर जाकर ये स्थापित होगा, कैसे गर्भाशय में नॉर्मल तरीके से गर्भस्थापना होगी। तो बिल्कुल ये बड़ा कारण है, और इसके चलते ये टाइम में नहीं पहुंच पाता है। जैसे शुक्र शोणित का संयोग हो गया मानो, और ये जो टाइम है इस टाइम से उसकी स्पीड नहीं होती है सिलिया की, इसीलिए वो गर्भाशय तक पहुंच ही नहीं पाता है। सो इट कैनॉट रीच इन टाइम, सो इट विल हैच फ्रॉम द नॉन एडेसिव जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा
and this implant itself inside the fallopian tube and which causes the tubal pregnancy. तो इस प्रकार से ये हमारे जो एक नॉन एडेसिव पार्ट है ज़ोना पेलिसुडा, इसमें ही जाकर ये इम्प्लांट होता है और इस प्रकार से ये ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाती है स्मोकिंग या टोबैको या कोई भी व्यसन के चलते। ठीक है, पीआईडी हो गया, हाइड्रोसाल्पिनिक्स हो गया, स्मोक हो गया। दूसरा एक इन्फेक्शन है चैमेल्डिया इन्फेक्शन। सो ये भी एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो बहुत ही स्त्रियों में कॉमन प्रकार से होता है। मतलब जो भी अनहाइजीनिक कंडीशंस है या अनेक पार्टनर्स के साथ अगर कांटेक्ट होता है तो भी, या मतलब गलत प्रकार से भी अगर कांटेक्ट होता है तो भी ये कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसी के कारण भी यही सेम कारण है। इसका मुख्य कारण सीलिया ही मानिए, इस सीलिया को किल करते हैं ये सभी, और इसीलिए सीलिया जो है वो प्रॉपर इसमें काम नहीं कर पाता है। ठीक है, दूसरा टोबैको मैंने बताया, और पहली सर्जरी एनी टाइप ऑफ ट्यूबल सर्जरी, प्रायर ट्यूबल सर्जरी या कोई, हाँ दूसरा जैसे मैंने एज का फैक्टर लिया था इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के कई सारे कारण हैं, इसमें बड़ा मेजर कारण होता है ट्यूबल ब्लॉकेज। तो एक ट्यूब भी आपकी अच्छी है, जैसे आपको पता है कि हर महीने दूसरे मतलब राइट या लेफ्ट साइड से ही ये होता है, रिलीज होता है एक। तो यहाँ पर अगर एक ट्यूब ब्लॉकेज है तो चल सकता है दूसरे ट्यूब से हम लोग उसको ओपन कराकर जो आयुर्वेद में उत्तर बस्ती वगैरह है इसके हम लोग इसके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो अगर आपकी कोई पहली सर्जरी हुई थी, जैसे मतलब 2-3 केसेस मैंने देखे थे कि उनका लेप्रोस्कोपी हुआ था, सर्जरी हुई थी, इसके बाद भी उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई। कुछ मुझे लगा वहां पर कारण जो रूल आउट किया था तो वहां पर पीआईडी यही कारण था, मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस यही उसका कारण भी था। तो एनी टाइप ऑफ ट्यूबल सर्जरी, इनफर्टिलिटी, क्योंकि इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कराते समय कई बार आईवीएफ या अलग अलग प्रकार से उदरपाटन वगैरह भी किया जाता है, तो इसके चलते तो यहाँ पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ अशुद्ध गर्भ संभव सामग्री। आयुर्वेद में गर्भ संभव सामग्री ऋतु क्षेत्र बीज अंबु, इसका बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी क्या क्या कारण है देखिए, ये ट्यूबल प्रेगनेंसी क्यों होती है, क्योंकि हमारे जो आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में जो भी गर्भाशय, बीज क्षेत्र, आर्तो, ये सब कुछ प्रॉपर नहीं है। जैसे अभी कुछ कुछ कारण हमने पढ़े, इसमें सबसे बड़ा है बीज दुष्टि, अनुलेशन, दूसरा है ऋतु, इरेगुलर मेंसेस, या फिर मेनोरोजिया, मेटोरोजिया जो भी है, क्षेत्र दृष्टि, क्षेत्र दृष्टि में आएगा आपका गर्भाशय, जो कि यहाँ पर हाइड्रोसाल्पिनिक्स ये कारण है जहां पर इंफेक्शन हुआ है, या फिर अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड है जिसके कारण भी हम इसको क्षेत्र दृष्टि में ले सकते हैं। चौथा कारण है आर्थो दृष्टि, आर्थो दृष्टि यानी इरेगुलर मेंसेस, डिस्मेनोरिया, एनी टाइप ऑफ। अंबु दृष्टि यानी अंबु यानी रस या रक्त, जो भी इसका पोषण करने वाले धातु है, फ्लूइड है, ये प्रॉपर मात्रा में यहाँ पर नहीं है, तो अंबु दृष्टि। और छठा कारण है इसका एनी टाइप ऑफ शल्य। शल्य मीन्स एनी टाइप ऑफ आगंतुक कारण, जो भी बाहर से है, फिर उसमें स्ट्रेस आएगा, इसमें कुछ आपके व्यसन के कारण आ जाएगा। स्ट्रेस फैक्टर बड़ा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए। तो बीज दृष्टि, ऋतु दृष्टि, क्षेत्र दृष्टि, आर्तो दृष्टि, अंबु दृष्टि और शल्य, इन कारणों के चलते यहाँ पर ये ट्यूबल प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो अभी हमें मतलब इसका मुख्य कारण क्या हो गया आयुर्वेद के हिसाब से, अशुद्ध गर्भ संभव सामग्री। तो अभी हमें इसको शुद्ध करना है, और यही आयुर्वेद में ट्यूबल प्रेगनेंसी क्या एक ट्रीटमेंट लाइन होगा। अगर पहली ट्यूबल प्रेगनेंसी है तो सेकेंड ना हो, इसके लिए हमें पूरी शरीर शुद्धि करनी होगी, या इन सभी फैक्टर्स के ऊपर हमें काम करना होगा। एक केस में आगे बताऊंगी आपको, इसके पहले थोड़ा सा और इसके जो जाइगोट है इसके ऊपर थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं। आचार्य चरक ने जब गर्भ स्थापना शारीर स्थान में बताया, इसमें उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी यूज की है, खेटभूत गर्भ। व्हाट इज दिस खेटभूत गर्भ, यानी गर्भ खेटभूत बन जाता है शुरू में जब कंसेप्शन होता है। इसको उन्होंने लाइक सुस्त या श्लेष्म इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, यानी कफ में जो सुस्ती है, बंधता है इसका। ठीक है, सो इस सुस्ती के कारण या जो एक ज़ोना पेलिसुडा जो आउटर लेयर ऑफ जाइगोट है, जो कि हेल्प करता है जाइगोट को टू स्लाइड डाउन विद द its slippery nature from fallopian tube to the intrauterine cavity of the uterus for implantation। तो
ये कारण है कि जो आउटर लेयर जाइगोट का है, जो कि इस जाइगोट को यूट्राइन कैविटी की तरफ मूवमेंट करने को ये करता है। ये मूवमेंट जो यहाँ पर है, ये मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी अपान गति इसको हम लोग कह सकते हैं। बट अभी ये खेटभूत गर्भ जो श्लेष्म है, ये इस प्रकार से मूवमेंट के लिए मदद करता है। और ये कारण होगा कि अगर अभी देखा हमने कि ये सभी कारणों के चलते, स्मोकिंग है, पीआईडी है, इन कारणों के चलते जो कि ये लेयर है, देयर इज अ लॉस ऑफ दिस लेयर जोना पेलुसिडा, और ये कारण के कारण कफक्षय होगा। कफक्षय के कारण, क्योंकि श्लेष्मा खेटभूत गर्भ यानी श्लेष्मा युक्त स्टेज है, और इस श्लेष्मा के चलते यहाँ पर पोषण भी होगा, और इसके साथ साथ इसकी अपान गति के कारण इसकी मूवमेंट यूट्रस की तरफ होगी। ये यहाँ पर इम्प्लांट हो गई है, ये यहाँ पर इम्पेयर हो गई है, जो हमने इस खेटभूत गर्भ को यहाँ पर आउटर लेयर ऑफ जाइगोट के साथ जोड़ा है। नेक्स्ट वन इज द मिडल लेयर। द मिडल लेयर इज ऑफ सबसेरोसा लेयर विच इज हैविंग अ मिडल लेयर ऑफ दिस ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का ये मिडल लेयर है। एंड ये कंपोज इसमें क्या है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ लूज एडवेंटिशियस टिश्यू, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स, जो कि पेरिस्टाल्टिक एक्शन फैलोपियन ट्यूब का होता है, और इस प्रकार से ये हेल्प करेगा मूवमेंट ऑफ द जाइगोट टुवर्ड्स द यूटेरस अपान वात। अब यहाँ पर विगुणता आई है ड्यू टू एनी टाइप ऑफ रीजंस। हम इसमें वात प्रकोपक वात के हेतु का कारण है, जैसे मैंने बताया, कुछ लाइफस्टाइल है, या फिर गर्भस्थापना को लेकर आज के जो मतलब जनरेशन है उतनी सीरियस नहीं है, वो पीरियड कैच नहीं कर पाते, कई बारी प्रवास है या कई बारी अच्छे से कांटेक्ट जो एक ऋतुकाल बताया है ना पूरा अच्छे से 6 से 12 दिन के अंदर मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, वो मिस कर देते हैं। कई सारे कारण हैं, या कुछ गलत तरीके हो गए, या फिर वात के बहुत बड़े वात दोष का बड़ा बहुत रोल है, अपान का धारण है, वेगों का धारण, वेगों का उदीरण वगैरह वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएंगे। तो ये बात अपान वात की विगुणता के कारण ड्यू टू द इरेगुलर टाइप ऑफ आपका पीरियड ठीक नहीं है, डिस्मेनोरिया है, ओलिगोमेनोरिया है, तो इसके चलते यानी हमने देखा पहला जो लेयर है इसमें कफ का श्लेष्मज कारण हो गया, खेटभूत गर्भ। दूसरा जो है सबसेरस लेयर, इसमें अपान दोष या अपन वात दोष की विगुणता हो गई। अब तीसरा लेयर है इनर लेयर विच इज मेड अप ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। यहाँ पर जो हेयर लाइक सिलियाज है जो कि एस्ट्रोजन को इंक्रीज करते हैं, एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन पर काम करते हैं, जिसकी तुलना हम लोग रस धातु या श्लेष्मा के साथ कर सकते हैं, which flows against the action of the cilia towards the fimbrial end and which again helps the zygote to travel to the uterus. And due to this activity of the tubal muscle, अभी यहाँ पर सारे ट्यूबल फैक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ये ट्यूबल मसल का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या जो भी मूवमेंट है जो हमारे जाइगोट को यूटेरस की तरफ स्थापना के लिए ले जाता है, इसको यहाँ फिर से हम लोग अपान वात दोष की ही तुलना करेंगे। सो यहाँ पर ट्यूब्स के जो 3 लेयर है, आउटर लेयर, सबसेरस लेयर और इनर लेयर, इस प्रकार से ये मदद करते हैं, या इनका क्या रोल है इस ट्यूबल प्रेगनेंसी में, इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा जोड़ने की कोशिश की है या बताने का प्रयास किया है कि इसके साथ साथ हम इसको देख सकते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी क्यों होती है। तो ये इनर सारे कारण होते हैं जिसके चलते ये ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है। अभी ट्यूबल प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? आप प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हो, यूरिन टेस्ट कराते हो, या दूसरा इसका बड़ा माध्यम जो है वो है हमारा यूएसजी। यूएसजी के साथ ही मतलब इसका अच्छे से पता चलता है। अभी देखिए, वैसे तो शुरू के दिनों में प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, देयर आर नो सच एज कुछ रीजंस होते हैं कि ट्यूबल प्रेगनेंसी है तो आपको कुछ अलग से लक्षण दिखते, शुरू में कंसेप्शन होता है तो कुछ अलग लक्षण दिखते नहीं है, बट फिर भी अचानक से प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाने के बाद तुरंत आपने मानो ये नहीं किया, यूएसजी नहीं किया है, आपने सिंपली पीटी टेस्ट करा दी है, उसके बाद अगर बीच में ही 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, इसके बाद अगर आपको कहीं फीलिंग आ रही है कि कुछ समस्या है, यानी अचानक से आपके पेट में दर्द शुरू हो गया, पेट दर्द है या कुछ स्पॉटिंग हो रही है, और दर्द, पेट का दर्द इतना बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, हेवी ब्लीडिंग होगी, उधर पेन होगा, या फिर वीकनेस, थकान, कभी कभी नॉजिया, वोमिटिंग सेंसेशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, जो अभी हम लोग देखते हैं ना अपान वात दोष की दृष्टि के सारे लक्षण है,
ये यहाँ पर दिखते हैं, तो आपको तुरंत जाकर वहां पर यूएसजी करानी होगी। यूएसजी ही इसका बेस्ट डायग्नोसिस मतलब ये है कि वहां पर हमें समझता है अचानक से पेट में दुख रहा है और ब्लीडिंग, थोड़ी स्पॉटिंग हो रही है, तो वहां पर हमें समझना है कि कुछ तो गड़बड़ है, या यहाँ पर ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। देखिए, एक बार आपको इक्टोपिक प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई तो मतलब एज सच ट्रीटमेंट नहीं है। एज पर देखा जाए तो मिथोट्रिप्सिन या सर्जरी ही की जाती है एडवाइस। इमरजेंसी में कई बार एक दिन में ही तुरंत वहां पर सर्जरी ही अवॉइड, सर्जरी अलाउ की जाती है, डॉक्टर सर्जरी ही सजेस्ट करते हैं, या मिथोट्रिप्सिन वगैरह दिया जाता है अगर बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है कंसेप्शन होकर। तो अभी देखिए, ट्यूबल प्रेगनेंसी है और आपको समझ में ही नहीं आया है, तो अगर रप्चर भी हो सकता है कई बार ये, तो ये रप्चर होना ये बहुत ज्यादा सीरियस मामला है। ये रप्चर हो जाएगा तो इट मे बी लाइक टॉक्सीमिया या सेप्टिसेमिया में भी पेशेंट जा सकता है, क्योंकि ये पूरा जो है फैल जाएगा आपके उदर के अंदर। तो ये रप्चर अगर हो जाता है तो बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। लाइक शुरू में पेन तो होगा ही, बिल्कुल बहुत ज्यादा पेन होगा, टेम्परेचर भी आ सकता है, कई बार रेक्टल प्रेशर बढ़ जाता है, शोल्डर पेन, अलग अलग प्रकार से एब्डोमिन पेन है, कुछ इस प्रकार से होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, एकदम थकान सी लगेगी, तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हाइपोटेंशन में चला जा सकता है, हाइपोक्सिया में चला जा सकता है, तो यहाँ पर तुरंत आपको सर्जरी ही करनी पड़ती है। उसमें उसके लिए कुछ ऐसे अलग से ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, आपको हाइड्रोसाल्पिनिक्स है तो हम लोग इसकी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ट्यूबल ब्लॉकेज है तो इसकी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। फर्स्ट ट्यूबल प्रेगनेंसी हो गई है, सेकेंड आप ट्यूबल नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे, बट देयर आर चांसेस। इस चांसेस को रिड्यूस करने का काम हम लोग कर सकते हैं बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट, दीपन, पाचन, शोधन, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, इन सभी का यूज कर कर हम लोग इसको ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सो यहाँ पर ट्यूबल प्रेगनेंसी आयुर्वेद में क्या है, किस प्रकार से इसको हम लोग देख सकते हैं, या इसके कारण क्या है, ये यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है रचना जी या कोई भी इसकी ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो आज बहुत ज्यादा जरूरत है कंसेप्शन के ऊपर काम करने की, प्री कंसेप्शन के ऊपर। तो आप नहीं हो, वैसे तो 500 में एक महिला में इक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं नॉर्मली, बहुत ज्यादा प्रमाण इसका नहीं है, बट आज पर इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, एज बढ़ रहा है, फर्टिलिटी का एज अभी बढ़ गया है, यानी मतलब देर से शादी वगैरह, ये सभी कारणों के चलते इसका प्रमाण प्राचीन काल से अभी थोड़ा बढ़ ही गया है। जैसे सभी समस्याएं बढ़ गई है, उसके साथ साथ ये भी बढ़ ही गया है। तो इसके इन सभी कारणों के साथ साथ, हाँ, और एक कारण इसमें ये भी है, कुछ आपकी अलग से ट्रीटमेंट चल रही है, हायर ट्रीटमेंट, ट्यूबरक्लोसिस का कुछ आप एकेटी वगैरह कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, इसके चलते भी आपका जो फैलोपियन ट्यूब का सिलिया है ये वीक होता है, इसकी मूवमेंट वीक होती है, इसीलिए वो समय पर पहुंच नहीं पाता है गर्भाशय तक, और समय पर गर्भाशय तक ना पहुंचने के कारण भी ये ट्यूब में ही रह पाता है। यहाँ पर फिर से अपान विकृति आ गई, या अपान दोष के विगुणता के कारण ही ऐसी संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए मुझे लगता है हमें जो ऋतु क्षेत्र, बीज, अंबु, इनके ऊपर काम करना है। शुद्ध शुक्र, शुद्ध आर्तव, शुद्ध शुक्र, शुक्र शुद्ध निर्माण हो, इसीलिए आपको प्राणायाम, योग साधना, आहार विहार, मनन, चिंतन, सात्विक खान पान को लेना, मतलब यानी आपको अगर देखिए आपको कंसीव करना आप चाहते हैं तो इसके पहले मुझे लगता है एक दो सालों में आपके पास कंपलसरी सारे कपल्स आएंगे कि मुझे शुद्धि करानी है, और फिर ही वो कंसेप्शन का सोचेंगे। तो इस प्रकार से ये आज की बहुत ही बड़ी जरूरत भी बन गई है, ये इसी के साथ चलना चाहिए मुझे लगता है, ताकि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले होगा आर्तव के, महिला है तो आर्तव के ऊपर काम करना होगा, पुरुष है तो शुक्र दोष, शुक्र धातु की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें दूध का, घृत का, अश्वगंधा का, शतावरी का, प्राणायाम का, योग साधना का, सात्विकता बढ़ाना, ये सब बातें वहां पर आती है। कुछ इसके साथ साथ आर्तो रेगुलर आना, आर्तो की जो भी सारे स्कैंटिनेंसिस है, ओलिगोमेनोरिया है, डिस्मेनोरिया है, पीएमएस सिम्टम सीवियरिटी से आते हैं तो वगैरह वगैरह, फाइब्रॉइड है, इसको इसके ऊपर काम कीजिए, पहले गड़बड़ मत कीजिए कि प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा समय 6 महीने अब पूरा इस प्रकार से कपल में दोनों में काम करिएगा। इनको प्रॉपर सब कुछ स्नेहन पान करा कर ही विरेचन, फिर बस्ती, सब कुछ जो भी है वो संभव तरीके सब लोग हम इसमें काम करते हैं। तो इस प्रकार से गर्भाशय
गर्भाशय की शुद्धि कैसे करेंगे। आपने आर्तों की शुद्धि करा ली, आपने आर्तों को रेगुलर कर लिया तो गर्भाशय भी अच्छा हो जाएगा। गर्भाशय की टॉनिक के लिए योगराज गुगुल है या कुछ जो शतावरी जैसे कल्प है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, मुसली है, शतावरी है, अश्वगंधा है, इन सभी का प्रयोग हम लोग करेंगे। या फिर आप जैसे मांस मेदोपाचक को हमने पढ़ा, रस रक्त पाचक को हमने पढ़ा, वो भी हम लोग दीपन पाचन के तौर पर इस्तेमाल कर पूरे हमारे स्त्रोतस की शुद्धि कराएंगे। यानी स्त्रोतोमय पुरुष, यहाँ ये संकल्पना जो भी जहां पर भी शरीर में कहीं ना कहीं भले ही आपको सब कुछ नॉर्मल है फिर भी 50% आप जीवा देखेंगे तो वहां पर सामता आपको मिलती ही है। तो इस साम कंडीशन को कम करने के लिए हम लोग दीपन पाचन का इस्तेमाल करना ही करना है। आर्तोदृष्टि, अंबुदृष्टि, एनी टाइप ऑफ शल्य जिसमें स्ट्रेस वगैरह वगैरह सभी फैक्टर को रिड्यूस करना होगा। तो इस प्रकार से इसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। अब अभी हम लोग बात करेंगे कि इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट प्लान कैसे करें। ट्रीटमेंट प्लान के लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ट्रीटमेंट प्लान में सबसे पहले आपको करना होगा दीपन पाचन। दीपन पाचन आप कोई भी त्रिकटु है, नागकेशर है, अम्पाचकवटी है, अभिपत्तिकर चूर्ण है, आप सिंपली नागकेशर और त्रिकटु का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से काम करेगा। दीपन पाचन करा लीजिएगा 15 दिन, पहला महीना दीपन पाचन के लिए लगा दीजिएगा, फिर इसमें गंधर्व अस्तादि से विरेचन कराएंगे, मतलब एक प्रकार से विरेचन होगा तो वातदोष का अनुलमन होगा। फिर प्रॉपर वहां पर हम लोग बस्ती की ट्रीटमेंट करेंगे, काल और कर्म बस्ती योग अनुवासन और निरूह के साथ हम लोग चलेंगे। 1 महीना इसका कोर्स हो गया, इसके बीच में इसके साथ में या तीसरे महीने में नस्य करिएगा, नस्य शिरोधारा अनुतैल से नस्य करा सकते हैं। और फिर बाद में लास्ट में हम लोग पहले रेगुलर बस्ती देंगे क्योंकि अपान को करेक्ट करना है। फिर अभी हम लोग अपने गर्भाशय के ऊपर काम करेंगे, इसके लिए हम लोग उत्तर बस्ती देंगे। आप कुमारी तेल, यवक्षार, चंदन बलालाक्षादि, सहचर, शतपुष्पा जो भी है इसके साथ उत्तर बस्ती कराते हैं तो आपकी ट्यूबल पेटेंसी बढ़ जाती है। इसके लिए आप इंटरनली मेडिसिन के तौर पर कुछ अच्छे कल्प हमारे पास है। नारायण चूर्ण है, बहुत अच्छे से काम करेगा नारायण चूर्ण। योगराज गुगुल, योगराज गुगुल को लेकर हमें भ्रांति है कि केवल हम लोग संधिवात अस्थि संधि विकारों में देते हैं, बट योगराज गुगुल इज द बेस्ट टॉनिक फॉर यूटेरस। तो गर्भाशय में मतलब गर्भाशय का बल बढ़ाने के लिए एज ए यूटराइन टॉनिक इसका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। चंद्रप्रभा वटी आपके पास है, पुनर्नवा मंडूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुनर्नवा बेस्ट है। इसके साथ साथ महाशंखवटी का भी प्रयोग करेंगे, पुनर्नवा मंडूर है। फिर फलग्रुत देंगे हम लोग। फिर इसमें यहाँ पर दशमूल, अरिष्ट दशमूल का काढ़ा बहुत अच्छा रहेगा। कल्याण बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इस प्रकार से आपको अगली प्रेगनेंसी ट्यूबल ना हो इसके लिए हम लोग शरीर शुद्धि कराकर कंसेप्शन कराते हैं। क्योंकि देखिए ना, अभी हमने जो भी सारे कारण डिस्कस किए, फिर वो पीआईडी हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, चाइमल्डिया इन्फेक्शन हो गया, गनोरिया हो गया, कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस है, पीसीओडी है, तो इसमें आपकी हार्मोन्स में गड़बड़ी है, कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन है या ट्यूबल जो आपका सिलिया की मूवमेंट कम हो गई है, तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर ही तो हमें काम करना है। आपने ट्यूबल पेटेंसी या ट्यूब्स को आपने जो भी ट्यूब के अंदर आम का संचय है, कफदोष का संचय है, क्लेथ है, व्हाटएवर देयर इज लाइक वाटर अकोमुलेशन है, इसको अगर हमने कम करा दिया। जैसे हमने अवरोध के कई सारे कारण देखे थे, उसमें अवरोध में मुख्य रूप से वातदोष के कारण ही स्टेनोसिस आती है। अवरोध तो तीनों कारणों से होता है, अभी यहाँ पर भी हम लोग तीनों दोषों को ले सकते हैं। जो अवरोध जनित संप्राप्ति है, जो स्टेनोसिस है, अपान वातदोष के चलते है। जो इन्फ्लामेशन है, पीआईडी है, वो पित्त दोष के कारण हो गया। और जो कुछ आइटिस टाइप का भी है वो हम लोग यहाँ पर श्लेष्मच कारण जो है वो कफदोष के कारण वहां पर इस प्रकार से हो सकता है। तो ट्यूबल ब्लॉकेज के तीनों दोषों के कारण ट्यूबल ब्लॉकेज होंगे। कफदोष के कारण अति संतर्पणोत्थ जो भी जैसे धमनी प्रतिचय है, एथेरोस्क्लेरोसिस में धमनियों में मांस या क्लेद, वसा, आम जम जाता है, इसी प्रकार से यहाँ पर ट्यूब्स में भी ये आम संचिति हो जाती है जो कफच या गुरु स्निग्ध मिष्टान्न भोजन के कारण होती है। उस दिन मैंने इसका डिटेल में बताया था कि आपको सबसे पहले शुगर इंटेक कम कराना है, आपको कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं देना है पेशेंट को, फिर आपकी ट्रीटमेंट सफल होगी। इसके कई सारे एंगल्स होते हैं, हमें सब एंगल्स के ऊपर ध्यान देना होगा और सब एंगल्स के साथ सोचकर ही अगर हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं तो ही हमें अच्छे रिजल्ट्स आ पाते हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार से इसमें विरेचन, नस्य, बस्ती, उत्तर बस्ती, दीपन पाचन, अनुलोमन, इन सभी के साथ अगर हम लोग काम करते हैं तो कुछ समस्याएं नहीं आती है।
एक केस यहाँ पर मैंने बताया था, तो वो मैं बताना चाहूंगी। पेशेंट की एज 32 ईयर्स थी। फर्स्ट उसको ट्यूबल प्रेगनेंसी मतलब इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी, और उसके बाद फिर बाकी सब कुछ तो नॉर्मल था इस केस में। मलमूत्र नॉर्मल था, वो वर्किंग वुमन थी। थोड़ी सी शादी उसकी लेट हो गई थी, लेट यानी 27-28 के ही एज में हो गई थी, और 29 ईयर्स में उसने कंसीव कर लिया था। बट वहां पर उसको इक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, इसलिए फिर उसने मतलब ये करा दिया था, सर्जरी करा दिया था। बट उसके बाद या उसके पहले भी इरेगुलर मेंसेस उसके थे, और इसके साथ साथ इरेगुलर मेंसेस पर भी डिस्मेनोरिया भी रहता था इसको, और स्कैंटी मेंसेस, यानी एक प्रकार से उसका मेंसेस रेगुलर नहीं था, वहां पर ही आर्तो विकृति थी, और इस आर्तो विकृति को पहले करेक्ट करना था। तो इसीलिए पहले महीने में हमने वहां पर भी सेम दीपन पाचन, आमपाचक वटी, फिर चंद्रप्रभा वटी, आरोग्य वर्धिनी ये दिया था। नेक्स्ट साइकिल में कुछ थोड़ा सा और हमने वहां पर ऐड किया था, योगराज गुगुल, फिर यहाँ पर हमने दशमूलारिष्ट एडवाइस किया, और बस्ती मतलब स्नेहपान कराकर हमने इसको एरंड हस्तांजलि दी थी दूसरे महीने में, और तीसरे महीने में वहां पर हमने उत्तर बस्ती कराई थी। उत्तर बस्ती के लिए यवक्षार तेल का प्रयोग किया था, और मतलब हफ्ते में 3 बार, यानी 2 दिन के बाद हम लोग देते हैं ना, इस प्रकार से दिया था। तो उत्तर बस्ती 2 महीने मतलब पूरा कोर्स हमने किया था, पूरा ट्रीटमेंट प्लान चला था 6 से 7 महीने तक। और फिर 6 महीने तो उसको समय लगा उसके मेंसेस रेगुलर करने में, और मेंसेस जैसे ही रेगुलर हो गई नेक्स्ट महीने में ही उसने कंसीव कर लिया था, और वो भी मतलब इक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं थी, तो उसने नॉर्मल प्रेगनेंसी के साथ ये किया था। वहां पर आहार विहार के रूप में सारे जो भी हम लोग हमेशा से बताते हैं, उसको कुछ मंत्र वगैरह पठन वगैरह भी बताया था, थोड़ा एक सत्व गुण बढ़ाने के लिए भी हमने बताया था। और फिर उसके पति को भी लाइक दूध, घृत, कुछ मुसली पाक वगैरह, सफेद मुसली अच्छी काम करती है शुक्र धातु का बल बढ़ाने के लिए, वो भी हमने दिया था। तो इस प्रकार से ये केस बहुत ही मतलब मे बी उसका एज अच्छा था, यानी वो बहुत ही अच्छे एज में थी, फर्टाइल एज में थी, ज्यादा एज बढ़ी हुई नहीं थी, तो इसलिए वहां पर अच्छे रिजल्ट्स मिल गए थे। बट काफी केसेस में लाइक मैं बता रही थी कि आईवीएफ वगैरह कराते हैं बहुत बार, तो वो फेल्योर हो जाता है, तो भी आईवीएफ में बहुत बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि एक तो आर्टिफिशियल तरीका है, और कहीं ना कहीं जाकर उसमें कोई भी टॉर्च पॉजिटिव या कुछ इन्फेक्शन ऐसे होता ही है, इसके चलते भी ये इनफर्टिलिटी नहीं होती है, वहां पर इनफर्टिलिटी की समस्याएं होती है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है आज हमने कुछ अलग रूप से यहाँ पर चर्चा की है, ट्यूबल प्रेगनेंसी को लेकर एक नया विषय यहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, जो कभी ज्यादा इसके बारे में आयुर्वेद में चर्चा नहीं होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए हम लोग आज इसको भी हम लोग ट्रीट करा सकते हैं, इसमें भी कोई डरने की समस्या नहीं है। हाँ, जहां पर आपको लगता है यूएसजी वगैरह आधुनिक साधनों का हमें उपयोग करना है, इसमें गलत क्या है, हम लोग इसका प्रयोग करेंगे ही करेंगे, उसमें मुझे कुछ दिक्कत नहीं लगती है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाने के बाद 3.5 महीने में एक बार तो यूएसजी कराना ही कराना है, एनोमलीज के लिए कराते हैं, नॉर्मल भी कराते हैं। तो नमस्कार सभी को, अभी आप क्वेश्चन पूछे, इसके हिसाब से भी मैं कुछ यहाँ पर एडिशन दूंगी अपना। संपदा जी, स्वाति जी, रचना जी, नमस्कार सभी। उषा जी, हिमांशु सर, बताइए। यस मैम, संपदा जी आपके पास तो केसेस आते ही होंगे, क्योंकि आपके ऑप्स की प्रैक्टिस है, तो यस। हाँ आते हैं मैडम। बताइए बताइए, क्या है आपका अनुभव, क्या है? आप तो मतलब मुझे लगता है सर्जरी कराती होंगी, आपके कुछ केसेस है तो बताइए, इसमें आपने कैसे विचार किया था? कभी आयुर्वेद के बारे में विचार किया था इसमें? नहीं मालूम मैडम इसके बारे में, लेकिन इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है, नहीं तो शॉक में जाते हैं पेशेंट। यस यस, पेशेंट शॉक में जाती है, हाँ सीरियस हो जाती है, हाँ हाइपोटेंशन है, एब्डोमिनल पेन हाँ होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं यहाँ पर। जी यस। बिल्कुल। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं और मैडम? प्रिवेंशन के लिए वही मैंने पूरा बताया अभी की, पूरा शरीर शुद्धि ही इसका प्रिवेंशन है। ऋतु, क्षेत्र, बीज, अंबु इनके ऊपर ही काम करता है, क्योंकि इसके चलते ही मैंने यहाँ पर अभी डिटेल में पढ़ाया था कि ये क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि ट्यूबल जो सिलियाज है ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, ये एक्टिव नहीं रह पाती है, जिसके चलते जो जाइगोट है वो गर्भाशय तक लिया ही नहीं जा सकता, वो ट्रेवल ही नहीं पाता है, वहां पर यूट्रस के पास पहुंच ही नहीं पाता है। अगर वो यूट्रस के पास पहुंच ही नहीं पाता है
तो फिर कैसे इम्प्लांट होगा, फर्टिलाइज कैसे होगा यूटरस में, वो पहले ही हो जाएगा ना, इसके पहले ही हो जाएगा, यानी वो ट्यूब में हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये सिलियास या ट्यूब्स की कार्यकारी क्षमता को हमें बढ़ाना है, यानी ट्यूब्स के अंदर जो भी ब्लॉकेज हो तो वो उसको निकाल देना है। तो इसीलिए शुद्धि क्रिया करनी पड़ेगी, आपका जो भी कारण है, जैसे पीआईडी के कारण भी ये सिलियास की मूवमेंट कम होती है, स्मोकिंग के कारण कम होती है, एनी टाइप ऑफ इंफेक्शन, हाइड्रोसाल्पिनिस के कारण, आर्थोदृष्टि के कारण, स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, इनफर्टिलिटी के कारण, या फिर प्रायर ट्यूबल सर्जरी के कारण, इन सभी कारणों के चलते ये होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये काम करना होगा। तो इसका मुख्य कारण आप समझिए अशुद्ध गर्भ संभव सामग्री। तो अभी हमें शुद्ध गर्भ के शुद्ध गर्भ सामग्री की तरफ ध्यान देना है। तो हमें दीपन, पाचन, शोधन, विरेचन सब कुछ कराकर, प्रॉपर नस्य उत्तर बस्ती कराकर ही हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। एक केस मैंने अभी बताई थी, इसमें आप योगराज पहला जो है दीपन पाचन कराइएगा, फिर दीपन पाचन के लिए आप रसरक्त, मांसमेद पाचक, जो भी अभी देखिए कॉज जो भी है, अगर कोई भी कॉज अगर आपको नहीं मिलता है तो आम पाचक वटी या रसरक्त पाचक से आप लोग दे सकते हैं, या फिर मुस्ता त्रिफला का चूर्ण भी दे सकते हैं आप दीपन पाचन के लिए। मुस्ता गुरुची दीजिएगा, गुरुची आम के लिए काम करेगी, मुस्ता शुंठी गुरुची बेस्ट रहेगा, जो भी सारा है वो निकल जाएगा इसमें। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी एक स्टैंडर्ड तरीका होगा वहां पर ये ट्रीटमेंट अगर हम कराते हैं मुस्ता गुरुची वगैरह का, तो ठीक है। दूसरा हम लोग इसमें देंगे फिर आगे चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवा मंडूर, दशमूलारिष्ट, कल्याण ग्रुप, जो भी आपको सही लगता है उस पेशेंट को देखकर, पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से वो आप वहां पर करा सकते हैं। तो उसके बाद तीसरे महीने में आप बस्ती दीजिएगा। आप पहले नॉर्मल बस्ती दीजिएगा, यानी अनुवासन निरूह, सिंपल दशमूल का भी दे तो चलेगा, और फिर उसके बाद हम लोग उत्तर बस्ती देंगे। इसके पे कुछ थोड़ा सा हमें रसायन चिकित्सा यानी गर्भाशय का बल बढ़ाना होगा। हम लोग इसमें मंत्र, म्यूजिक थेरेपी, इसका भी अच्छा रोल होता है, इस अच्छे से काम करती है ये भी। नस्य का भी अच्छा रोल रहेगा, नस्य देंगे हम लोग अणुतेल से, ताकि हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर भी काम होगा, जो स्ट्रेस वगैरह रिड्यूस करने में भी काम अच्छा सा करेगा। तो ये भी हम लोग करेंगे। तो शुद्ध गर्भ संभव सामग्री, क्योंकि आयुर्वेद में स्वास्थ्य की व्याख्या करते समय फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सब कुछ बताया है ना, तो यहाँ पर हमें उसके ऊपर ही काम करना है। बहुत सुंदर रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप थोड़ा सा इसके ऊपर विश्वास कर काम कीजिएगा, अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। नस्य बहुत अच्छा है, उत्तर बस्ती नस्य से भी काम होगा। मैम प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम, बताइए आपका डाउट क्लियर हो गया रचना जी, जो आपने कल पूछा था ना कि मतलब पहली ट्यूबल प्रेगनेंसी, बताइए मुझे जरा उस केस के डिटेल्स बताइए। मैम वो तो बहुत कम एज है उसका, 22 एज है, और उसको कॉर्नुअल प्रेगनेंसी हुई थी। अच्छा। मतलब एग्जैक्टली ट्यूब में नहीं थी, कॉर्नुअल एंड पे थी बस। तो उसको ठीक है उन्होंने ना, फिर सर्जिकल एबॉर्शन हुआ हाँ। था, कोई कुछ और नहीं करना पड़ा उसका, मेडिसिन से ही ठीक हो है। गया था उसका पहले। अभी मेरे पास वो आई है, तो अब वो ये चाह रही है कि अब की बार जो प्रेगनेंसी हो वो सेफ और साउंड हो, तो वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं उसके लिए पूरा। तो बिल्कुल मैम बिल्कुल। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने ये बोला ना पूरा, तो अगर जो पूरी प्रॉपर बस्ती की जगह, कर्मकाल बस्ती की जगह क्या मात्रा बस्ती से काम चल सकता है क्या? चल सकता है, थोड़ा सा रिजल्ट आने में समय लगेगा, थोड़ा सा। अब एज अच्छी है उसकी, अब हाँ, उसको कुछ एक तो नहीं है ना, बाकी 22 है इन्फेक्शन वगैरह नहीं है ना, बाकी मैम। कुछ नहीं और है ना, कुछ उसको नहीं मेंसेस वगैरह है, रेगुलर। पित्त कफज प्रकृति है। मैंने उसको भी दीपन पाचन और एरन तेल से अनुलोमन दिया है। वैसे तो ठीक है उसका, मतलब अग्नि वगैरह अच्छी है उसकी, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया। अच्छा पेशेंट काफी मेंटली भी काफी हेल्दी है, मतलब काफी खुश रहती है, कोई उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि अच्छा कोई स्ट्रेस है या कुछ है। अच्छा, फिर इसलिए अच्छी बात है, फिर अच्छी बात है। फिर अभी नेक्स्ट महीने में काम करिए, फिर उसको ना सिंपल आप ये करिएगा। देखिए चंद्र प्रभावटी दिया आपने, एक बार चंद्र प्रभावटी का कोर्स हो जाना चाहिए, इसमें दिया था। हाँ मैम, चंद्रप्रभा ही दिए मैंने उसको भी। मैंने उसको भी हाँ चंद्रप्रभा के साथ एरन तेल से अनुलोमन दिया है। एरन तेल दिया उसको मैंने शुंठी के ठीक साथ। है ना, अभी एक काम करिए, फिर मात्रा बस्ती दीजिएगा आप, जी। तो मैम चलेगा मात्रा कोई बात नहीं। जैसे शरादी तेल या दशमूल तेल से दे सकते हैं? दशमूल तेल से भी काम करेगा, ये दशमूल तेल से भी काम करेगा। शतपुष्पा का दीजिए, ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे मैम शतपुष्पा का। शतपुष्पा बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं हो रहा, मैंने बहुत ट्राई करा यहाँ पे। अच्छा तो अच्छा, ठीक है, फिर शतावरी दशमूल से दीजिएगा, दशमूल से दीजिएगा।
कोई जी बात नहीं, दशमूल से दीजिएगा। इसमें ना दशमूल से मात्रा बस्ती फलग्रुत दीजिएगा उसको, मतलब खाने में जी फलग्रुत एक दीजिएगा और पुनर्नवा मंडूर भी दीजिएगा। जी मैम। तो मुझे लगता है ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, अगर आप हाँ बस्ती दे रही है ना तो और फलग्रुत चला रही है ना तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी उसको मतलब पूरा अच्छे से अपना जो डेट्स वगैरह के हिसाब से भी बता दीजिएगा ना कि हाँ हाँ मतलब पूरा ऋतुकाल के हिसाब से भी, वो एक बेसिक होता है, हम जी उसको भूल जाते हैं, पेशेंट भी भूल जाते हैं। वो डे हम्म डे कैच होता है ना प्रॉपर, तो भी जी अच्छे मैम। से मतलब रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। मतलब 7वें दिन से 16वें दिन के बीच में ही हाँ अगर वो कांटेक्ट हो जी जाता है ना तो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावना बढ़ती है। तो हम लोग इसी विचार के साथ ही वहां पर काम करेंगे। और आपका एज बहुत कम है, पेशेंट हेल्दी है, तो मुझे लगता है तुरंत रिजल्ट आ सकते हैं, 2-3 महीने में ही आपको रिजल्ट मैम आएंगे। एक क्वेश्चन मेरा और था कि पेशेंट अभी नली पैरस है, उसको कोई बेबी तो है नहीं, और अभी उसका जो हुआ था वो मेडिकल अबॉर्शन मतलब मेडिसिन से ही हो गया था, किट वेट खाई थी उसने केवल, तो उसको उत्तर बस्ती देना क्या ठीक रहेगा या फिर सिर्फ हम योनि पिच्चू करवा दें उसको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं। उत्तर बस्ती अभी मैरिड है तो उत्तर बस्ती दे सकते हैं ना, मतलब कुमारी का वो नहीं बताया है उत्तर बस्ती, बट मैरिड है तो दे सकते हैं। और मैम मैं ये और अगर आप पूछना चाह रही थी कि आपने बोला हाँ, यवक्षार से देने के लिए, तो अगर हमें यहाँ गर्भाशय को बल देना है, स्पेशली सीलिया को बल देना है, तो यहाँ पे इसकी जगह हम शतावरी घृत या फल घृत की उत्तर बस्ती दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, दे सकते हैं, शतावरी का क्योंकि भी दे सकते हैं, क्योंकि हाँ क्योंकि ट्यूबर ब्लॉकेज शतावरी थी। एस्ट्रोजेनिक है। यस यस, हम्म वो भी चलेगा। यहाँ पर क्षार इस प्रकार से दिया था कि वहां पर लाइक ना पीआईडी वगैरह था ना, तो जी मतलब इसीलिए वहां पर स्कार को काम करने के लिए, रोपण करने के लिए क्षार का प्रयोग किया गया था। तो अगर ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं तो आप किसी भी दशमूल से भी काम हो जाएगा, और जो आप बता रही वो भी काम, उससे भी काम हो जाएगा, एज भी अच्छी है तो कोई दिक्कत हाँ नहीं है इसमें। जी मैम। मैम तो एक और आप शुरू करिएगा कॉन्फिडेंटली। हाँ। जी मैम एक केस और डिस्कस करना था जो मैंने कल भी डाला था। एक लड़की है, अनमैरिड गर्ल है, हाँ। 20 ईयर हाँ। एज है, और उसका बॉडी वेट हम्म। बहुत कम है, मतलब 35 है उसका, और हाइट अच्छी है, 5'4" उसकी हाइट है। बहुत दुबली पतली है हम्म। वो, और उसको मेनोमेट्रोरेजिया के प्रॉब्लम, मतलब शॉर्ट साइकिल्स हैं और उसके बाद प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग भी चलती रहती है उसको। 20 डेज पे साइकिल उसका स्टार्ट हो जाता है और 10 डेज तक ब्लीडिंग, मतलब वो 10 डेज ही बीच में ठीक रहती है, और हैवी ब्लीडिंग भी होती है उसको। उसका और सब कुछ नॉर्मल है मैम, हॉर्मोन्स और यूएसजी सब कुछ नॉर्मल है, तो मुझे लग रहा है कि वो एज क्या बताया आपने, एज क्या बताया? मैम 20 साल, 20। मतलब प्राइमरी है, अभी एक भी बच्चा नहीं हुआ नहीं ना? नहीं मैम, वो अनमैरिड है, अनमैरिड है, उसको मेनोमेट्रोरेजिया की प्रॉब्लम है, अच्छा अच्छा, और सॉरी सॉरी, कृश अच्छा है, अच्छा। अति कृश है, मतलब वो 35 उसका है केवल वेट, और अरे बाप रे। ठीक है, उसकी उसकी डाइट अच्छी है, भूख अच्छी लगती है उसको, मतलब यूएसजी बॉबल हैबिट। यूएसजी कराया था आपने, इंडोमेट्रियल साइज 10 वाला, क्या 10 mm वाला? नहीं मैम वो वही दूसरी, केस ना? नहीं मैम ये दूसरी पेशेंट है, इसका सब कुछ नॉर्मल है ठीक मैम है, और सब कुछ। तो मैम सिर्फ इसको उसको क्या ब्लीडिंग ज्यादा केवल, हो रही है और इरेगुलर है। हाँ इरेगुलर शॉर्ट साइकिल्स हैं मतलब। शुरू से उसके शॉर्ट साइकिल्स थे क्या, मतलब जब भी प्यूबर्टी हुई थी, जब भी पहला मैसेज आया था तभी से? मैम शुरू में उसको 2 साल 3 साल तक ठीक रही, अभी 2-3 साल से उसको यही रहता है, जब भी वो मेडिसिन लेती है कुछ हॉर्मोन्स वगैरह तब तो ठीक रहती है, फिर वही। और वैसे उसको कोई क्रोनिक डिजीज नहीं लग रही है, क्योंकि उसकी डाइट और स्लीप और वॉवल हैबिट सब कुछ नॉर्मल है एकदम। अभी यहाँ पर वो मतलब 20 साल के तो पढ़ने वाली है, आई थिंक ये जी सभी जी जी हाँ। जो पैंडेमिक का स्ट्रेस, मोबाइल, ये वो सभी कारण होगा, विरुद्ध आहार वगैरह सब कुछ वो होगा हेतु सेवन में। तो एक बार मुझे लगता है ना पीसीओडी हो सकता है, तो इसको हम पीसीओडी मानकर ट्रीटमेंट करा देंगे। आपने यूजी मैम करवाया है? मैम यूएसजी तो नॉर्मल है। मैम इसको क्या मतलब इस तरह से भी ले सकते हैं कि धातु क्षय जन्य भी हो सकता है क्या, बहुत ज्यादा धातु कृषि है? क्षय जन्य ले सकते हैं ना, धातु क्षय जन्य आर्तव क्षय या धातु क्षय जन्य आर्तव विकृति ले सकते हैं ना हम लोग इसमें, बिल्कुल ले हाँ। सकते हैं। तो मैम इसको क्या दीपन पाचन के बट बाद इसमें आप गो नमस्ते अहेड। मैम। हाँ यस, हाँ स्वाति बताइए। जी मैम, ऐसा लग रहा है जैसे इसको ना एनोवुलेटरी साइकिल्स हैं, अभी जो ओव्यूलेशन प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हुआ है, तभी शॉर्ट साइकिल है और इतनी ब्लीडिंग रह रही है। तो मुझे लगता है यहाँ हो पे सकता है। ब्रिंगन चिकित्सा पहले करनी कुछ चाहिए, लव क्या है क्या? शीरपाक यस यस वगैरह। गृहिणी,
हाँ ये शतावरी क्षीरपाक, अश्वगंधा क्षीरपाक ऐसे कुछ। मैंने अभी 3 दिन पहले से ही शतावरी क्षीरपाक शुरू करा है, अभी जस्ट अभी देखते हैं। पहले मैंने उसको 10 दिन के लिए दीपन पाचन दिया था, और अभी मैंने उसको शतावरी क्षीरपाक स्टार्ट ही किया है, जस्ट अभी 2-3 दिन ही हुए हैं उसको स्टार्ट करे हुए। तो अच्छा ठीक है ठीक है। अभी और इसमें हम लोग क्या ये करेंगे फिर अभी इसमें? मैम नहीं, मैडम इसमें कोई हाँ, बताइए मैम कोई भृंगन तेल की मात्रा बस्ती, जैसे शीरभला तेल की मात्रा बस्ती या चंदन भला लक्षादी की मात्रा बस्ती ऐड कर सकते हैं क्या इस पेशेंट को? हाँ बिल्कुल, बैतरा बस्ती देंगे तो उसका पूरा मतलब खुलकर आएगा, मतलब पूरा अच्छा हो जाएगा उसको। यहाँ पर मात्रा बस्ती से तो बहुत अच्छा काम होगा इसमें। मैम इसमें आपको यूट्राइन टॉनिक भी चलाइए। यहाँ पर ना हम लोग ना बाकी सारा जो भी है ना वो रोहन के हिसाब से आप पूछ रही है, तो यहाँ पर उशिरासव या कुछ जैसे कि चंदनासव, अशोकारिष्ट, द्राक्षादी, मुसल्ली, बलादी या शतावरी गुड़ दीजिएगा। रचना अच्छा काम करेगा शतावरी गुड़, क्योंकि आयन भी मिलेगा और शतावरी मतलब पूरा काम अच्छे से हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा मुझे लगता है चूर्ण और गुड़ मिला के, नहीं शतावरी गुड़ करके कल पाता है ना वो। अच्छा जी मैम। इसमें ना हम मैडम कुछ मौखिक, हाँ यस बताइए, सभी लोग बताइए, ऐसा कुछ नहीं, बताइए सभी। हाँ हाइपोथायराइडिज्म मैडम रूल आउट किया है क्या इसमें? नहीं मैम, नॉर्मल है उसका प्रोलैक्टिन, थायराइड लेवल और एचपी भी अच्छा है उसका, और यूएसजी और भी normal। विटामिन के की डिफिशियंसी भी ये तो मैंने नहीं करवाया, ये देख लेते हैं। हाँ ओके। मैम मोस्ट प्रोबेबली जो प्यूबर्टल मेनोरेजिया जो कंडीशन है वैसा ही ये दिख रहा है। हाँ मैम ऐसे ही है। और दूसरा वो मैम इतनी क्रश है कि वो देख के मुझे उसको लगता है कि ये कैसे मतलब कैसे मेंटेन कर रही है चीजें, बहुत ज्यादा ही क्रश है वो। मतलब 5'4" हाइट में 35 वेट, आप सोच सकते हो कितना ज्यादा क्रश होगा वो। एक्चुअली ना ये नहीं हमने जो लीन पीसीओएस और ओबेस पीसीओडी पढ़ा था ना, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा इस टाइप का लीन टाइप का ये सारा मतलब पैथोलॉजी है यहाँ पर, उसकी निदान संप्राप्ति बनी हुई है। और आप ऐड कीजिए कुछ स्वाति इसमें। जी मैम। स्वाति मैम कुछ ऐड कर सकते हैं? हेलो, मुझे लगता है ना इसमें फलोत्रिकादि गुगुल भी काम करता है। अच्छा हमने यहाँ पर ये अच्छा काम, हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में पंचभौतिक वाला फलोत्रिकादि गुगुल देते हैं ना मेनोरोजिया में, अच्छा रोल है इसका, तुरंत फर्क पड़ता है फलोत्रिकादि का। अच्छा यहाँ पर अशोक क्षीरपाक या सिंपली रचना जी अशोक का चूर्ण, उसको दूध में उबाल कर भी पीने को देते हैं ना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है मैम। मैंने कल आपको बताया था, मैंने अशोकारिष्ट और कुटिजारिष्ट स्टार्ट किया था, तो आपने बोला था कुटिजारिष्ट बंद करने के लिए, तो वो कुटिजारिष्ट तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ ना पुष्यानुग भी दे सकते। जी हाँ पुष्यानुग दीजिए मैम। हाँ मैम, मैंने पुष्यानुग, अविपत्तिकर, स्फटिक ये मैंने दिया हुआ था उसको रिलीफ हुआ था लास्ट मंथ में। अभी इस मंथ फिर अभी जब आया है पीरियड तो थोड़ा हैवी ही रहा उसका, तो मैंने सोचा एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। लास्ट मंथ मैंने किया था कुछ खान पान पित्त प्रकोपक वगैरह है, नॉनवेज वगैरह वो मैंने मैम सारा बंद, नॉनवेज तो नहीं खाती लेकिन थोड़ा वैसा खाती थी पित्त प्रकोपक चटपटा सा, तो वो मैंने बंद करा। पापड़ या कुछ ऐसे मतलब तला हुआ भुना हुआ ऐसे, वो मैंने उसका बंद कराया। और उसको दिवा स्वप्न के भी था, वो भी मैंने बंद कराया उसको, रात्रि जागरण और दिवा स्वप्न। यस 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 यस। यहाँ पर लघु मालिनी वसंत भी काम कर सकता है जी, रसायन के लिए, डॉक्टर कैलाश सर जी बता रहे। थैंक यू। जी मैम। बहुत सारे ऑप्शंस है। हाँ मैम स्वाति मैम से एक क्वेश्चन था कि एनिवोलेटरी साइकिल है तो इसमें हम ओव्यूलेशन के लिए ही कुछ देंगे ना, जैसे ये कुछ मतलब नष्ट पुष्पांतक या पुष्प धनवा ऐड करना चाहिए क्या इसमें? मैम मुझे लगता है अभी वो छोटी है 20 इयर्स की ना, तो ऐसे मुझे लगता है कुछ नहीं देना चाहिए। जैसे कोई यूट्राइन टोन जैसे अशोकारिष्ट है और बड़ी सारी कंपनियों के एम2टोन, एमिकॉर्डियल ऐसे कुछ भी आते हैं, उनमें से कोई चला सकते हैं, पर ज्यादा कोई वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं ना, हमें उसको थोड़ा सा बल देना है, गर्भाशय को बल देकर उसको रेगुलराइज करना है। जैसे मैम उसका वेट बढ़ेगा ना तो पीरियड्स नॉर्मल होना खुद ही स्टार्ट हो जाएंगे, एक बार स्टेबलाइज हो जाएंगे ना। अभी उनका जो हाइपोथैलेमस वो स्टेबल नहीं है, वहां से हार्मोन जो है प्रॉपर बैलेंस नहीं है वहां। तो मैम मैं इनको क्षीरपाक ही स्टार्ट करती हूँ, अशोक का शतावरी का यही क्षीरपाक स्टार्ट करती हूँ।
मैम वो जब भी पीरियड अच्छा। से लगता है कि ज्यादा है तो पुष्यानुग और ये लोद्रास वगैरह देख के तो ठीक, और उसके बाद जो है आपको यूट्राइन टॉनिक चलाइए बीच में, तो ये ठीक खुद ही 2-3 महीने बाद ठीक हो जाएंगे ये। स्त्रीव्याधि रस है हमारे पास, सुंदरी कल्प है, हमने पढ़ा था ना स्त्रीव्याधि रस और सुंदरी कल्प। तो प्यूबर्टियल या ये जो अभी आप एनोलॉजी टाइप ऑफ बता रहे हैं ना, तो इसमें ये काम करेगा, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। जी मैम। स्त्रीव्याधि हरी या सुंदरी कल्प, ये मतलब 3 महीने चलाते हैं ना तो भी रेगुलराइज हो जाता है। कुमारिया और से भी काम कर सकता है यहाँ ना, कुमारिया से। कुमारी असो, कुमारी का थोड़ा कभी कभी सूट नहीं करता किसी किसी को हाँ, कुमारी। उसे है कि इंडाइजेशन जैसी दिक्कत रहती है। हाँ, कभी कभी वो थोड़ा सा लागू नहीं हो पाता है। यस जी मैम, थैंक यू मैम। यस। और कुछ है रचना? अभी आपको ये ट्यूबल वाला समझ में आया सभी को? तो सुन मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको रिजल्ट भी बताऊंगी। पेशेंट यस बहुत यस बिल्कुल, मुझे इंतजार रहेगा इस केस का, क्योंकि मतलब ये अच्छे से अलग से कुछ हम लोग यहाँ पे करेंगे ना इसमें। संपदा जी। जी आपको भी शायद ऐसे ही, मुझे लगता है ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर आप बस्ती नहीं दे सकती है ना संपदा जी, तो आप पिचू भी रख सकते, पिचू सिंपली करा सकते हो। हाँ, बाकी बस्ती देती हूँ मैडम, आपके लेक्चर सुन के। अरे वाह, वेरी नाइस। मैम Yes. मुझे मैम मेरा एक डाउट था अलग से थोड़ा, कि मैंने हाँ बताइए। मैं देती रहती हूँ, उत्तर बस्ती भी मैंने दी है, विरेचन भी मैंने करवाया, वमन भी करवाया, लेकिन अभी तक मैंने मैम प्रॉपर नीरू अनुवासन का जो ये कर्म काल बस्ती होती है ये मैंने अभी तक नहीं दी है। तो मतलब मुझे थोड़ा सा अभी थोड़ा सा इसमें हेजिटेशन रहता है, तो अच्छा, स्टार्ट कर। एक्चुअली वो ज्यादा इजी है, निरूह अनुवासन बहुत ज्यादा इजी होते हैं। मात्रा बस्ती देता है तो वैसे ही हो गए ना ये भी निरूह अनुवासन। मैम तो निरू का मतलब मात्रा कितनी रखेंगे, जो पूरा मतलब पूरा प्रिपेयर्ड वो होगा, क्वांटिटी उसकी कितनी रखनी है इसमें? अभी सबका अलग अलग होता है, कोई 300, 400, 700 तक भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो पूरा पेशेंट का बल, अग्नि, कोष्ठ, वो सब कुछ देखकर मात्रा मतलब वहां पर ये होती है बस्ती की, निरूह बस्ती की। तो ठीक है आपका मैम। पेशेंट, आप कौन से पेशेंट में किस प्रकार से यूज करेंगे वो बताइए मुझे जरा। इसी में ट्यूबल जो इसका हुआ था ना, कॉर्नवल प्रेगनेंसी, इसी पेशेंट में मैं सोच रही थी, या तो फिर मात्रा बस्ती से स्टार्ट करूं जो मैं हमेशा करती हूँ, या फिर अगर ये देना है तो फिर उसके लिए पूछ रही थी मैं। हाँ यस 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 यस। शिल्पा मैम, किस में मेरा एक देना क्वेश्चन चाहेंगी आप? जी मैम। यस यस यस। जी मैम, मुझे पूछना था कि चंद्र प्रभावती हम लोग कितनी देर तक चला सकते हैं? एक्चुअली ना कुछ अवस्था में जैसे कि मतलब एक्चुअली 1-2 महीने 2 साइकिल तक ठीक रहेगा। कोई भी मेडिसिन मुझे नहीं लगता कि 30 दिन 40 दिन से ज्यादा चलेगी, मतलब कितनी भी वो अच्छे भले क्यों ना हो फिर भी। ठीक है जी। इस हिसाब से सोचना मतलब पड़ेगा वहां पर। आप एक साइकिल देकर बंद उसी प्रकार का दूसरा दीजिएगा ना, क्यों हमें उसको ये करना है। जी मैम जी। तो एक्चुअली ना देखिए, यहाँ पर बस्ती की मात्रा, शास्त्रोक्त जो मात्रा बताई गई है ना, वो 1200 ml तक बताई है रचना जी। जी यस मैम, सुन रहे हैं। हाँ, बट 8 से लेकर, जैसे मैंने बताया ना, 800 लेकर 8 से 900 लेकर आप 1200 तक, मतलब अभी आपके वो हिसाब से वहां पर ये करा सकते हैं। जी। अब मात्रा बस्ती कितना देती है आप बताइए? मैम मात्रा बस्ती मैंने मैक्सिमम 60 ml तक ही दी है, अभी 100 हाँ तक नहीं एक्चुअली दी है। 90, हाँ 80-90 तक चलता है वो। हाँ जी मैम। मैम कभी कभी पेशेंट नहीं रोक पाता तो उसकी मात्रा कम भी करनी पड़ती है, जैसे यस 30 यस, तक भी वही कम वही करनी मैं बता पड़ती रही है। हूँ, वही मैं बता रही हूँ हाँ एक्चुअली। जी। यस यस, वो तो अभी मतलब बाकी भी सारे जो हम लोग ये मतलब मुस्ता यापन वगैरह बस्ती थी ना, वो उस दिन उन्होंने दी थी, हमारी मैडम ने दी थी, वो रमोला मैडम ने दी थी। तो उन्होंने भी इसी प्रकार से पूछा था, तो मैंने स्टैंडर्ड तो 550 ml ही है, तो उस हिसाब से उन्होंने बनाकर फिर दिया था उसको। तो बिल्कुल 6 वीक्स करेक्ट है, बस वही उतना ही देना है। कोई भी मेडिसिन देना है तो 35 डेज तक ही उसको चलाइएगा। हाँ, आप शतावरी वगैरह 3 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर बीच में गैप देकर फिर चलाइएगा ऐसे, ठीक है? और कुछ किसी का? हाँ, कल का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें 5 मिनट में। हिमांशु सर, आपने रिपोर्ट तो दिया ही नहीं।
उषा जी, गॉल ब्लैडर के केस का क्या दिया फिर आपने सर जी? मैम प्रणाम मैम। मैम मैं रिपोर्ट अभी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, पेशेंट ने भेजी है आज मेरे को। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार देख के फिर हम लोग बता देते हैं। ठीक है जी मैम, कल मैं पेशेंट को बुला ही लूंगा। हाँ 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 ठीक है, फिर ऐसे करेंगे, उसको सामने भी रखेंगे। यस यस। और कुछ किसी का? एनी सजेशंस और कुछ आपका अगर इसमें विचार हो तो बताइए। आपके यहाँ पे आते हैं स्वाति जी ट्यूबल प्रेगनेंसी के केसेस, आपने कभी कुछ इसके ऊपर विचार किया था आयुर्वेद में? नहीं मैम, अभी तक मैंने ना अपनी ओपीडी में तो नहीं देखा ट्यूबल ब्लॉकेज का कोई भी अभी केस। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके यस यस। मैम पर इसमें भी तो वैसे ही जैसे लेखन करने वाले जो ड्रग्स हैं वैसे यूज करेंगे ना? हाँ हाँ वही मैंने बताया, दीपन पाचन कराकर ही हमें वहां पर उत्तर मतलब बस्ती नस्य सब कुछ करेंगे, इसमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसमें। मैम एक पेशेंट मैंने कल बताया था जिसको 13.8 सेंटीमीटर का फाइब्राइड था, और मैम उसका पेट ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई 6 हाँ मंथ की। आपने डाला था ना उसमें, क्या बताया फिर आपने दिया ट्रीटमेंट? मैम उसमें तो हमने यही फिर अभी तो स्टार्ट ही किया है, वही कांचनार से वरुणादि कषाय और चंद्रप्रभा वटी से। पर मैम वो बहुत बड़ा साइज था, इतना साइज होगा कम, क्योंकि समय एलोपैथ। मांग लीजिएगा उनको, समय मांग लीजिएगा उसको, खान पान वगैरह सब कुछ बता दीजिएगा। मैंने ये भी बताया था ना शायद आपको, कपाल भाती अनुलोम विलोम। मैम एक बार कामिनी मैम ने बोला तो एब्डोमेन से पूरे आराम से पैल्पेबल हो रहे थे, इतने बड़े फाइब्राइड है वो। मैम 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 एक बार कामिनी मैम ने बोला था कि 5 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा है तो फिर उसको बोल देना चाहिए कि। जी मैम मैंने भी वही मैम के ना आर्टिकल पढ़े थे, कामनी मैम के ना, उन्होंने उसमें भी लिखा है ये चीज कि इससे बड़े हो तो हिस्टेक्टमी ही बेटर है। पर मैम वो चाहती है कि एक बेबी और हो जाए, इसलिए वो। तो मैम उनको मैमेक्टमी बोली जा सकती है ना, वो उसमें यूट्रस नहीं रिमूव करेंगे, केवल फाइब्रॉइड रिमूव करते हैं वो हिस्ट्रोस्कोपी से। यस यस, वो भी तरीका होगा। और आप जो बता रही ना एब्डोमेन का, तो फैट भी हो सकता है ना, वहां पर बहुत ज्यादा फैट भी होता है। आपने क्या बताया, सेंटीमीटर कितना बताया? 13.8 सेंटीमीटर, 13.8। 5 सेंटीमीटर ठीक है, बट कुछ 6-7 तक तो होते ही है, मतलब अब मेरा ऑब्जर्वेशन ये है। बट अगर पेशेंट को देखिए, पेशेंट के मनोबल के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आगे कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो अपने सेफ साइड के लिए हमें एक बार बता देना चाहिए उसको, है ना। और फिर आगे अगर फिर उसकी इच्छा है तो फिर हम लोग ट्रीटमेंट करा देंगे, फिर उसके समय मांग लेना चाहिए, एकदम से नहीं होगा, 2-3 महीने में, 6 महीने लगेंगे, ऐसा करके आप बोल देती है तो फिर ठीक रहता है, अपना मतलब सेफ साइड हो जाता है उसमें। क्योंकि कोई भी इसके ग्रोथ के लिए समय लगेगा ही ना, फाइब्रॉइड नॉर्मली भी 3 से 6 महीने लग ही जाते हैं, एकदम तुरंत 1 महीने में नहीं होता है ना, छोटा भी हो तो। जी ठीक। ठीक है ठीक है। ओके, चलिए फिर आज के लिए रुके, कुछ अगर कोई डिस्कशन नहीं है तो आज के लिए रुके। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से कफदोष और अपान दृष्टि होती है, और जिसको हम लोग अच्छे से ट्रीट भी करा सकते हैं, पूरा हम लोग ट्रीटमेंट प्लान कराकर। ठीक है, ओके, चलिए फिर नमस्कार सभी को। आप रिपोर्ट शेयर कर दीजिएगा सर जी। ठीक है।